Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about loop. In our last lecture we already discussed about for loop, and this lecture our main focus is to discuss about while loop. So let's start. So स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में फॉर लूप के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि जब कभी किसी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट कराना होता है, या हमें तब तक रन कराना होता है जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहे, तब तक हम फॉर लूप या वाइल लूप का यूज़ करते हैं। लूप की बेसिकली टू कैटेगरीज हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो लूप में एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स का या इंस्ट्रक्शंस का तब तक होता रहता है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी, और जब कंडीशन फॉल्स पाई जाएगी तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं। तो आज हम वाइल लूप के बारे में बात करते हैं। तो विद द वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे लिखा हुआ है कि जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी तब तक लूप का एग्जीक्यूशन होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स पाई जाती है हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये वाइल लूप की स्पेशलिटी है, और ऐसा फॉर लूप में भी होता है, लेकिन वाइल का सिंटैक्स फॉर लूप से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन इसमें भी करना पड़ेगा, चेकिंग कंडीशन इसमें भी देनी होगी आपको, और साथ ही साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जिसे हम स्टेप वैल्यू बोलते हैं वो इसके साथ भी देना पड़ेगा आपको, वाइल लूप के साथ भी देना पड़ेगा। तो ये इसका, ये देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। वाइल लूप के अंदर एंट्री करने के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन जब चेक होगी तो कंडीशन की दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो कंडीशन ट्रू मिलेगी या कंडीशन फॉल्स फाइंड आउट होगी। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो बॉडी ऑफ वाइल, यानी वाइल की जो बॉडी इसके अंदर हम एंटर कर जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट होंगे वहाँ वो एग्जीक्यूट होंगे, और एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से पॉसिबिलिटी चेक की जाएगी कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर फिर से ट्रू पाई जाती है तो फिर से बॉडी ऑफ वाइल के अंदर हम एंटर कर जाएंगे, और फिर से टेस्ट कंडीशन एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगी थर्ड टाइम के लिए, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं मिल जाती। जिस टाइम कंडीशन फॉल्स फाइंड आउट होगी उस समय हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो कंडीशन इसमें तब तक जब तक ट्रू मिलती रहेगी, उस बॉडी ऑफ द वाइल यानी लूप की में जो स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने बॉडी के अंदर, वो तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज़ लेस देन 6। तो आई की वैल्यू तब तक प्रिंट होती रहेगी जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 6 रहेगी। जैसे ही जैसे इक्वल टू 6 या ग्रेटर देन 6 होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर ये समझना आपको ज़रूरी है कि जब कभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले लूप को इनिशियलाइज़ करते हैं। लूप को इनिशियलाइज़ करने के बाद फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक होने के बाद हम लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे, और अगर ट्रू पाई जाती है तो, अगर फॉल्स पाई जाती है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फिर वहाँ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या जिसे ब्लॉक बोला जाता है वो एग्जीक्यूट होगा आपका। और वहाँ एक स्टेटमेंट हम स्टेप वैल्यू का भी देते हैं, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का भी देते हैं, क्योंकि लूप की नेक्स्ट वैल्यू पर जाने के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना ज़रूरी है। जनरली इंक्रीमेंट ही होता है। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 6 तक जाएंगे तो ऑब्वियसली बात इंक्रीमेंट होगा। हाँ, 6 से लेकर 1 पर जाना होता तो डिक्रीमेंट होता। तो यहाँ इंक्रीमेंट होगा तो लिखा हुआ आई प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब जरा प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने आई को इनिशियलाइज़ कर दिया। इनिशियलाइज़ किया तो आपने दिया आई इक्वल टू 1। फिर कंडीशन चेक की, तो जब कंडीशन चेक की तो लिखा हुआ वाइल आई इज़ लेस देन 6। तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन 6 रहेगी तब तक लूप चलेगा। इसके बाद प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन लिखा हुआ आई प्लस इक्वल टू 1, इट मीन्स आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आपका इंक्रीमेंट होगा। तो लूप ऑफ आई इज इक्वल टू 2 के लिए रन होगा, क्योंकि 2 इज़ लेस देन 6, ट्रू फाइंड आउट होगी। फिर प्रिंट आई दे रखा है तो आई की वैल्यू फिलहाल 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगी। देन आई की वैल्यू में नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन जब चेक होगी 6 इज़ लेस देन 6 तो ये फॉल्स फाइंड आउट होगा, और ऐसा होते ही हम लूप के बाहर आ जाएंगे।
इट मीन्स आई की वैल्यू तब तक प्रिंट होती रहेगी जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 6 रहेगी। चूँकि आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ था, तो लूप आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4 और आई इज इक्वल टू 5 के लिए चलेगा। अब हमने इसे प्रोग्राम के अंदर आई की वैल्यू को ही प्रिंट कराया है, तो आई की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट होंगी। लूप 5 टाइम चलेगा तो प्रिंट स्टेटमेंट भी 5 टाइम चलेगा, और आई की डिफरेंट वैल्यू जो लूप की थी वो आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 2 3 4 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और नंबर प्रिंट हो जाएंगे आपके। एक और प्रोग्राम देखते हैं। यह है प्रोग्राम टू ऐड नेचुरल नंबर्स अप टू n। तो n नंबर्स तक का हम प्रोग्राम को ऐड करने का एक नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि एक गिवन नंबर तक आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो आपके ऐड हो जाएं। फॉर एग्जांपल 10 तक अगर ऐड हो रहे हैं तो 55 आंसर आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है यहाँ पर। इस प्रोग्राम को लूप की हेल्प से बनाया जा सकता है और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं अदर तरीके से बनाने की। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नंबर चाहिए जहाँ तक आपको नंबर्स को ऐड करना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको 10 नंबर तक का सम आपका 55 आएगा, तो n की वैल्यू 10 हो सकती है, n की वैल्यू 11 हो सकती है, n की वैल्यू 100 हो सकती है, n की वैल्यू 1000 हो सकती है। तो सबसे पहले हमें n डिसाइड करना पड़ेगा कि आप नेचुरल नंबर का सम कहाँ तक लेना चाहते हैं। तो बेहतर है कि हम उसको फिक्स ना रखें और हम यूज़र से इनपुट लें। यूज़र इनपुट देगा तो जो भी इनपुट देगा उस नंबर तक सभी नेचुरल नंबर ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया n और लिखा इंट इनपुट एंटर n। तो इंटीजर टाइप का है, ऑब्वियसली बात है, जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं सब इंटीजर से होते हैं आपके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने n की वैल्यू को इनपुट करा लिया यूज़र से, ठीक। मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, सपोज़ आप n की वैल्यू 10 ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसे हैश इससे पहले इसलिए मार्क किया गया है क्योंकि n इज़ इक्वल टू 10 लिखा है। लेकिन अगर आप यूज़र इनपुट चाहते हैं तो n इज़ इक्वल टू इंट इनपुट एंटर n लिखेंगे और उस केस में n की वैल्यू को असाइन नहीं करेंगे, n को कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर n को 10 वेरिएबल असाइन कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल ये जो प्रोग्राम है 10 नंबर्स तक का, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स तक का सम आपका कैलकुलेट करके दिखाएगा। लेकिन अगर आप यूज़र इनपुट चाहते हैं, जैसा कि किया भी गया कमेंट में आपका, तो फिर आप n की जो भी वैल्यू देंगे वहाँ तक सभी नेचुरल नंबर का सम होकर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपको सम को इनिशियलाइज़ करना है। तो सम को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया आपने और आई को 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। तो दो वेरिएबल है, एक है सम और एक है आई। तो सम को 0 से क्यों इनिशियलाइज़ किया है? देखिए सम वो वेरिएबल है जिसमें फाइनली आपको आंसर स्टोर करना है, ठीक है। और अगर हम इसे 0 से इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर पॉसिबिलिटी बनी रहती है उसकी, तो उसकी वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा या डिफ़र दिखाई देगा। वो हम नहीं चाहते, तो हम इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से, ताकि अभी जब भी कोई नंबर इसके अंदर ऐड हो तो एक्चुअल रिज़ल्ट शो हो, कुछ गार्बेज ना हो इसके अंदर। तो हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया क्योंकि हमें इस वेरिएबल सम में फाइनल आंसर को अपने स्टोर करना है। तो मैंने लिखा सम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो अभी हमने क्या किया, हमने दो काम किए। पहला तो ये किया कि हमने एक नंबर ले लिया n और उसको हम कोई वैल्यू दे भी सकते हैं या फिर हमें यूज़र इनपुट के थ्रू भी वो वैल्यू मांग सकते हैं, जिसमें ये पता चले कि हमें कितने नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, कहाँ तक आपको सम चाहिए। दूसरा हमने काम ये किया कि हमने एक वेरिएबल ले लिया सम और इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। सम यहाँ पर वो वेरिएबल है जिसमें हम अपना फाइनल आंसर स्टोर कर रहे हैं, क्लियर। तो सम वो वेरिएबल जिसमें हमने अपना फाइनल आंसर स्टोर किया है, तो सम को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इसके बाद आपको लूप के लिए कोडिंग लिखनी है। तो सबसे पहले लूप की जो फर्स्ट कंडीशन होती है जिसे हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइजेशन करेंगे i इज़ इक्वल टू 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो i इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कोई फिक्स नहीं है कि आप ये सोचें कि i की वैल्यू को हमेशा 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप i की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम लूप में कंडीशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू n। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू n से लेस देन रहेगी या n के इक्वल रहेगी। जैसे ही i की वैल्यू n से ज़्यादा हो जाएगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे, और ये हमको चाहिए भी, क्योंकि हमें लूप तब तक चलाना है, n नेचुरल नंबर तक का सम चाहिए
तो ऑब्वियस सी बात है कि n तक जाते ही n के बाद लूप नहीं चलना चाहिए, तो हम कंडीशन लेंगे i इज़ लेस देन इक्वल टू n। वाइल के सब बाद कंडीशन लिखने के बाद हमेशा हम कॉलन का साइन लगाते हैं, ये सिंटैक्स कहता है इसका। और उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे कंप्यूटर पर, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है सॉफ्टवेयर में ये, तो इसे इंडेंटेशन बोला जाता है। इसका मतलब सिंपली सा ये होता है कि अब जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं ये लूप पर डिपेंडेंट है। लूप की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर लूप की कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने दे रखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम प्लस आई का क्या मतलब है? सम प्लस आई का मतलब ये है कि सम की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने 0 दे रखी है, अब फिलहाल आई की वैल्यू 1 है, तो अब सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रीवियस वैल्यू 0 थी, अब 0 को रिप्लेस करके सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिलहाल अब सम की वैल्यू 1 हो गई, तो सम की वैल्यू अपडेट हो गई, क्योंकि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। याद रखिएगा हमेशा पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और राइट हैंड साइड के जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू पुट करते हैं, और फिर जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है। तो जब हम लिख रहे हैं सम इक्वल टू सम प्लस आई, इट मीन्स सम प्लस आई इज असाइन टू सम। इसका मतलब ये है सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 है, 0 प्लस 1 मीन्स 1, 1 अब सम को असाइन हो जाएगा। तो जब 1 सम को असाइन हो जाएगा तो जो लेटेस्ट वैल्यू है सम की वो 1 है। अब जो प्रीवियस वैल्यू क्या थी अब ये मैटर नहीं करती, अब लेटेस्ट वैल्यू ही कंसीडर होगी। आगे हमने देखा तो आगे लिखा हुआ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की पहली वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो 1 प्लस 1 इट मीन्स 2, अब आई को 2 असाइन हो जाएगा, तो अब ये 2 को ओवरराइट कर देगा, तो अब आई की वैल्यू 2 है और सम की वैल्यू 1 है, क्योंकि पहले आई की वैल्यू 1 थी और सम की वैल्यू 0 थी। तो अब हमें सम की और आई की दोनों की न्यू वैल्यू मिल गई। तो सम की जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो आई की वैल्यू 2 के लिए अब लूप फिर से लूप की कंडीशन फिर से चेक होगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 है या नहीं। तो हम पाते हैं कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 बिल्कुल है, ऑब्वियसली बात है। तो फिर हम लूप के अंदर फिर से एंटर कर जाएंगे कंडीशन, और फिर से सम की वैल्यू अपडेट होगी। तो यहाँ लिखा आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम प्लस आई को पहले सॉल्व करेंगे। सम की वैल्यू है आपकी प्रीवियस वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस आई का मतलब 1 प्लस 2, तो इट मीन्स सम को 3 असाइन हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है इसमें आई की वैल्यू को अपडेट किया गया, आई की वैल्यू को चेंज किया गया, इंक्रीमेंट किया गया है। तो लिखा गया है आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो सम की वैल्यू जहाँ अब 3 हो जाएगी वहीं आई की वैल्यू भी आपकी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी सम की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। याद रखिए पहले देखिए 0 था सम की वैल्यू, फिर 0 प्लस 1 हुआ, फिर 0 प्लस 1 प्लस 2 हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियस सी बात है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 होने जा रहा है, और फिर उसके बाद 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसी तरीके से चलता रहेगा। और ये जब तक एन की वैल्यू जो आपने दी है वहाँ तक ये चेक होता रहेगा, क्योंकि ये लूप वहीं तक चलेगा। मान लीजिए एन की वैल्यू 5 है, तो सम की जो लास्ट वैल्यू होगी वो होगी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये वैल्यू सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही एन की वैल्यू जैसे ही आपकी आई की वैल्यू एन से ज़्यादा हो जाएगी तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, और लूप के बाहर आने पर एक प्रिंट स्टेटमेंट हमारा वेट कर रहा था, सम इज़ सम। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सम की वैल्यू तो लूप में कई बार चेंज हुई, तो कौन सी वैल्यू सम की प्रिंट होगी? तो ये हमेशा याद रखिएगा जब हम लूप के बाहर आ जाते हैं और कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अपडेट हुई है लूप के अंदर, तो उसकी जो लास्ट वैल्यू होती है, चाहे वो आई हो या कोई और वेरिएबल हो, सम हो, तो उसकी जो भी लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वो प्रिंट होती है इसमें। तो इसमें सम की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू थी जिसमें फाइनल आंसर स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, मान लीजिए अगर एन की वैल्यू 10 है तो 55 आंसर होगा। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाएगा, एंटर एन इज इक्वल टू 10 एंड द सम इज़ 55। आई थिंक ये प्रोग्राम समझ में आ गया हो वाइल लूप की हेल्प से। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, वाइल लूप में देखिए आपको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना होता है, फिर हम वाइल लिखते हैं, वाइल के साथ चेकिंग कंडीशन देते हैं, और उसके बाद कॉलन का साइन लगाते हैं। वाइल की बॉडी के अंदर हम इंक्रीमेंट स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये आता है कि क्या हम जिस तरीके से हमने फॉर के साथ एल्स का यूज़ किया था वाइल के साथ भी एल्स का यूज़ कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, और एल्स का वही मीनिंग रहेगा जो फॉर के साथ था या इफ़ के साथ था। इट मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप की जो बॉडी है उसमें जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स कंडीशन के ट्रू होने पर भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रन होंगे, और कंडीशन के फॉल्स होने पर भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रन होंगे। पर याद रखिएगा कि ये हमेशा एल्स वाला पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक।
जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल की तब तक एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने वाइल लूप के अंदर ब्रेक को यूज़ किया है तो होगा क्या, क्योंकि ब्रेक एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। अनकंडीशनल का मतलब ब्रेक पर कोई कंडीशन नहीं होती। ब्रेक जहाँ भी कहीं इनकाउंटर होता है आपका, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम में आता है, हम लूप के बाहर आ जाते हैं, कंडीशन के बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। तो अगर ब्रेक आ गया है, ठीक है, और लूप के बाहर आ जाएंगे तो उस समय एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको याद रखिए, क्योंकि हम लूप के बाहर आ गए। मान ली वाइल के अंदर आपने कहीं भी बॉडी के अंदर वाइल की आपने ब्रेक स्टेटमेंट को लिखा है, तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा वैसे ही आप लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आने का मतलब है आप एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अब जो लूप है वो वाइल एल्स है, ओनली वाइल नहीं है, वाइल एल्स है। तो वाइल एल्स का मतलब है जब तक कंडीशन ट्रू होगी वाइल पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट होगा। दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो इसको समझ लीजिएगा। दोनों चूँकि एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो फिर आप ये मान के चलिए कि जब ब्रेक इनकाउंटर होते ही हम लूप के बाहर आ जाएंगे और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी होगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। एक वेरिएबल लिया मैंने काउंटर, जनरली हम आई लेते हैं लेकिन यहाँ हमने काउंटर ले लिया और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। आप देख सकते हैं काउंटर इज इक्वल टू 0 दे रखा है, काउंटर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। फिर आपने लिखा वाइल काउंटर इज़ लेस देन 3, तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन 3 रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है काउंटर इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा, काउंटर इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चलेगा, काउंटर इज इक्वल टू 2 के लिए लूप चलेगा। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 3 आ जाती है हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो काउंटर इज इक्वल टू 0 है, वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है लूप काउंटर की 3 वैल्यू के लिए चलेगा। तो यहाँ पर लूप के अंदर हम देखेंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट इनसाइड लूप। तो इनसाइड लूप 3 टाइम्स प्रिंट होगा। काउंटर की वैल्यू जब 1 होगी उसके लिए, इंक्रीमेंट होने के बाद काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन 3 फाइंड आउट होगा, तो फिर 2 के लिए लूप चलेगा, तो एक बार इनसाइड लूप फिर से प्रिंट होगा, फिर काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, अब काउंटर की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, तो 2 इज़ लेस देन 3 अगेन ट्रू फाइंड आउट होगा, तो इनसाइड लूप एक बार फिर प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये देखिए इंक्रीमेंट दे रखा है यहाँ पर, ठीक। इंक्रीमेंट का जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा वाइल की बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अगर नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि आप दूसरे स्टेप पर तभी पहुंच सकते हैं जब तक आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना दे रखा हो। मैं जब भी बोलता हूँ आपको तो ये कहता हूँ कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आपने जितने क्वेश्चन देखे हैं अभी इंक्रीमेंट ही हो रहा है, डिक्रीमेंट किसी में नहीं हो रहा। देखिए डिक्रीमेंट वहाँ होगा, मान लीजिए आपकी वैल्यू आपने आई इक्वल टू 10 से लूप स्टार्ट किया है, काउंटर इक्वल टू 10 से लूप स्टार्ट किया और आपको 10 से लेकर 1 तक जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 से लेकर 1 तक जाना है तो डिक्रीमेंट के थ्रू ही जाएंगे। कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, ये अलग बात है। तो कभी ऐसा होता है तो वहाँ डिक्रीमेंट यूज़ होता है, जनरली तो इंक्रीमेंट ही यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो इनसाइड लूप 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि काउंटर की वैल्यू में 3 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। तो 3 टाइम्स इंक्रीमेंट इसलिए होगा क्योंकि 4th टाइम जब इंक्रीमेंट होगा तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो काउंटर की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, पहले काउंटर की वैल्यू 1 थी, फिर काउंटर की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गई, फिर काउंटर की वैल्यू में एक बार फिर इंक्रीमेंट हुआ, 0 थी स्टार्टिंग में, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई और 3 पर आने पर हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो वहाँ हमारा इनसाइड लूप जो स्टेटमेंट था वो प्रिंट होगा 3 टाइम्स। और जैसे ही आप लूप के बाहर आएंगे कंडीशन फेल हो जाएगी काउंटर इज इक्वल टू 3 के लिए, तो एल्स वाला पार्ट वेट कर रहा है वहाँ पर, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वहाँ लिखा हुआ प्रिंट इनसाइड एल्स, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका इनसाइड एल्स, और अब जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो आप देख सकते हैं इनसाइड लूप 3 टाइम्स प्रिंटेड है, जबकि इनसाइड एल्स एक बार। तो एल्स वाला पार्ट तो तभी एग्जीक्यूट होगा जब लूप के अंदर की कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक को हमने फॉर लूप के साथ भी पढ़ा था, ब्रेक को वाइल लूप के साथ भी सेम तरीके से काम करता है। ब्रेक का मतलब ही है कि अब लूप का एग्जीक्यूशन आगे रुक जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए ज़रा, अब एक बात याद रखिए कि ब्रेक को हम जनरली ऐसे नहीं लिख देते, लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंसली अगर लिखा हुआ है बिना किसी कंडीशन के ब्रेक, तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो लूप के बाहर आ ही जाना है आपको, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बैठता। तो इसलिए ब्रेक को हमेशा कंडीशन के साथ लिखा जाता है। वाइल लूप के अंदर की बात करें या फॉर की बात करें हम, तो आप देखेंगे कंडीशन स्टेटमेंट हमेशा अटैच रहता है, क्योंकि तभी उसका कुछ सेंस बैठता है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंडीशन स्टेटमेंट के साथ ही ब्रेक आएगा, उसका कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बिना किसी कंडीशन के ब्रेक ऐसे ही कोई सीक्वेंशली एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम का वन बाय वन आफ्टर अनदर, और एक ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ कहीं भी आ गया, तो फिर वो आपका प्रोग्राम के आप बाहर ले जाएंगे। तो जनरली हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ब्रेक स्टेटमेंट रन हो, कुछ ऐसा प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं हम, तो तभी हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे इसके इसके अंदर देखिए, एग्जिट द लूप व्हेन आई इज इक्वल टू 3। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि लूप से मैं बाहर तभी आऊँ जब आई की वैल्यू 3 हो, ठीक। तो वहाँ एक हम कंडीशन दे देंगे, और कंडीशन देंगे व्हेन इफ़ आई इज़ लेस देन 3, इफ़ आई इज इक्वल टू 3, सॉरी इफ़ आई इज इक्वल टू 3, देन ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे वहाँ पर। तो होगा क्या कि लूप की लूप अगर चल रहा है आई इज इक्वल टू 1 के लिए, आई इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आई इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए सक्सेसफुली रन कर जाएगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 3 आएगी, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं, समझते हैं इसको। जैसा आपने देखा है यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इट मीन्स वैल्यू इनिशियलाइज की गई है। देन लिखा हुआ वाइल आई इज़ लेस देन 6। ओके, यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है, लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 6 रहेगी। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ प्रिंट आई लिखा हुआ है, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो 1 2 3 1 प्रिंट होगी पहले, फिर 2 प्रिंट होगी, 2 इसलिए 2 प्रिंट होगी पहले। चलिए 1 प्रिंट होती है, 1 प्रिंट होती है। उसके बाद आप देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जहाँ लिखा हुआ इफ़ आई इज इक्वल टू 3, तो कंडीशन फॉल्स है। तो चूँकि ब्रेक इफ़ का पार्ट है तो एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा अभी। अब नेक्स्ट लिखा हो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब लूप 2 के लिए चलेगा, आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। तो जब आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, तो देखिए आप फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पर कंडीशन फिर से चेक होगी, 2 इज इक्वल टू 3, देन ब्रेक। तो 2 इज इक्वल टू 3 अगेन कंडीशन मैच नहीं करेगी, फॉल्स फाइंड आउट होगी, तो ब्रेक अभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो फिर कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन दे रखा है आई इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3 दे रखा है, तो ब्रेक, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। और लूप के बाहर आने पर हमारा लूप के बाहर आ जाएंगे तो अब इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट भी नहीं होगा और हम सीधे लूप के बाहर आ जाएंगे। तो एक्चुअली आई इक्वल टू 1 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए और आई इक्वल टू 3 के लिए आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और 3 आने पर हम चूँकि लूप के बाहर आ जा रहे हैं, तो फिर आगे की वैल्यू के लिए लूप को 4 के लिए 5 के लिए भी चलना था, क्योंकि कंडीशन तो दे रखी थी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 6। लेकिन चूँकि हम लूप के बाहर आ गए, ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर हो गया उससे पहले ही, तो आगे की 4 और 5 के लिए आई इक्वल टू 4 और आई इक्वल टू 5 के लिए लूप नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी होगी। इसके बाद देखते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो कंटिन्यू जस्ट अपोजिट होता है ब्रेक का। ब्रेक एनकाउंटर होते ही हम लूप के बाहर आ जाते हैं, जबकि कंटिन्यू का काम ये होता है कि करंट इटरेशन के लिए लूप नहीं चलेगा, नेक्स्ट इटरेशन के लिए लूप चलेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम। सेम प्रोग्राम है, बस लगभग सेम ही प्रोग्राम है, बस इस बार इतना किया है हमने कि ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखा है। तो देखिए होगा क्या, आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की गई है, फिर कंडीशन चेक की गई आई इज़ लेस देन 6, तो 0 इज़ लेस देन 6 ट्रू फाइंड आउट होगा। तो इसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया गया, लिखा हुआ आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी अब। तो अब चेक किया जाएगा, इफ़ आई इक्वल टू 3, तो 1 इक्वल टू 3, ये तो फॉल्स है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं होगा, प्रिंट आई, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, तो अब आई की वैल्यू चूँकि 1 हो गई है, तो 1 चेक किया जाएगा, 1 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद हम लूप पे अंदर एंटर कर जाएंगे, तो अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी फॉल्स होगी, इफ़ वाली कंडीशन, क्योंकि लिखा हुआ इफ़ आई इज इक्वल टू 3, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं। तो कंडीशन फॉल्स है, तो कंटिन्यू अभी भी रन नहीं होगा क्योंकि इफ़ का पार्ट है। तो फिर इसके बाद देखिए प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है, तो प्रिंट आई दे रखा है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब चेक होगा आई 2 के लिए, 2 इज़ लेस देन 6, तो 2 इज़ लेस देन 6 है, तो कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी, लूप के अंदर आएंगे। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1, इट मीन्स 3 हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पर आई इक्वल टू 3 चेक होगा, तो कंडीशन मैच कर जाएगी, क्योंकि 3 = 3 मैच कर जाएगा, और स्टेटमेंट जो रन होगा वो कंटिन्यू रन होगा। तो कंटिन्यू जब रन होगा, तो करंट इटरेशन के लिए अभी आपका प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँच जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँच जाएंगे तो 1 प्रिंट होगा,
2 प्रिंट होगा, ठीक है, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा। अब ये लूप i = 4, i = 5 के लिए चलेगा और i = 6 के लिए हम अगेन लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये एडवांटेज रहता है कंटिन्यू का। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।